गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट में लेसन 3 में राजनीतिक गठन के बारे में बताएंगे। मुगलों का पतन, राजपूत, मराठा प्रशासन, सिख, अवध और हैदराबाद, इन सब के बारे में आज हम लोगों को पहले है कि मुगलों का पतन, यानी मुगलों का जब पतन हुआ तो उस समय मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसको कि बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है। मुगल साम्राज्य 1857 ईस्वी तक चला, परंतु महान मुगल शासकों की परंपरा को लोग अपनी किताब को खोलेंगे तो उसमें दिया भी गया है। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होने के बाद कोई भी मुगल साम्राज्य में ऐसा शासक नहीं बना जो कि इस राज्य को चला सकता या इतने बड़े साम्राज्य को अच्छे से उसकी देखभाल कर सकता। इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन 1857 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी के बाद ही हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण औरंगजेब की दक्कन नीति थी। विशाल बाहुबली साम्राज्य को तोड़ दिया गया और 5 स्वतंत्र राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर और बराका हुआ। बीजापुर, गोलकुंडा के राज्य बहुत शक्तिशाली थे और औरंगजेब उन्हें जीतना चाहता था। इन राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए उसे कई साल लग गए, लेकिन इन शासकों के साथ लड़ने में औरंगजेब ने समय और संसाधनों का बहुत खर्च उठाया। इससे मुगल कमजोर हुए और मराठों, सिख और जाटों को स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होने का अवसर मिला। दिल्ली से औरंगजेब की लंबी अनुपस्थिति के कारण मुगल साम्राज्य के तहत उत्तर में अशांति और अस्थिरता उत्पन्न हुई और मुगल शासक का सरदारों पर नियंत्रण कमजोर हो गया। इसलिए कई विद्रोह का कारण बना और यह स्पष्ट हो गया था कि कोई भी अकेला शासक विशाल मुगल साम्राज्य पर शासन नियंत्रित नहीं कर सकता है। राज्यपाल, जिन्हें प्रांतों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था, बहुत शक्तिशाली बन गए। उनमें से कई मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा के बिना स्वतंत्र शासकों की तरह प्रांतों पर शासन कर रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनकी शक्ति में वृद्धि हुई, इसलिए औरंगजेब के उत्तराधिकारी नियमित अंतराल पर उनके नाम प्राप्त करने में असमर्थ थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी या बाद के मुगलों में उनके पूर्वजों जैसा अनुशासन और दक्षता का अभाव था। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है कोई भी शासक इस तरह का नहीं बना जिसके कारण जो है वह इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकता, क्योंकि वे प्रशासनिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। इसलिए बाद के अधिकांश मुगल केवल नाम के मुखिया थे, जबकि वास्तव में उनके नाम पर शक्तिशाली सरदार राजपूत उसके बाद आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूतों ने स्वयं को स्वतंत्र शासकों के रूप में घोषित कर दिया। 10वीं सदी में प्रमुख राजपूत शासक आमेर के शासक राजा सवाई जयसिंह थे। उन्हें कई सामाजिक सुधारों को शुरू करने के लिए जाना जाता। उन्होंने राजस्थान में जयपुर शहर की स्थापना की, क्योंकि सवाई जयसिंह उनका नाम था, इसलिए जयपुर शहर की स्थापना उन्होंने की। जयपुर एक नियोजित शहर था जिसमें अंतर्विभाजित सड़कों के रूप पर बनाया गया था। जयपुर बड़ी संख्या में गुलाबी रंग की इमारतों के कारण गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है, इसलिए जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। सवाई जयसिंह को खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में खगोलीय वेधशालाओं का भी निर्माण किया, यानी रिसर्च सेंटर भी उन्होंने बनवाया। विभिन्न राजपूत राज्यों के बीच आंतरिक लड़ाई के कारण राजपूत शक्ति में गिरावट आई और इससे मराठों का भी उदय हुआ। यानी राजपूतों के बीच में आंतरिक लड़ाई चलने लगी, इसलिए मराठा भी इसका लाभ उठाए और उसमें उनका उदय हुआ। अब मराठे की तरफ आते हैं। मराठों का बीजापुर के दरबार में एक अधिकारी शाहजी के पुत्र शिवाजी के तहत एक महान और विशाल शक्ति के रूप में उदय। चूंकि शाहजी अधिकांशतः घर से दूर रहते थे, इसलिए युवा शिवाजी को दादाजी कोंडेव की देखरेख में रखा। उनके गुरु थे दादा कोंडेव। शिवाजी के बहादुर योद्धा थे, जिन्हें अच्छी तरह से गुरिल्ला युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया गया। बीजापुर के सुल्तान और मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ एक लंबे संघर्ष के बाद शिवाजी ने एक मजबूत मराठा राज्य का निर्माण किया। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक किया और वह गद्दी पर बैठे। राजा के रूप में ताज पहना और छत्रपति की पदवी धारण की। राजा शिवाजी को छत्रपति शिवाजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की थी और उनकी राजधानी राजगढ़ थी। जब 1680 में इनकी मृत्यु हो गई तब मराठा साम्राज्य की शक्ति खत्म हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, जिन्हें मुगलों द्वारा मार डाला गया था। औरंगजेब ने लंबे समय तक संभाजी के पुत्र साहू को बंदी भी बनाए रखा।
शिवाजी के उत्तराधिकारी कमजोर थे, इसलिए शासन करने के लिए राज्य का प्रशासन 1713 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी तक शक्तिशाली पेशवाओं को स्थानांतरित हो गया। पहले 3 पेशवा मराठा साम्राज्य को मजबूत करने में सक्षम थे, यानी कि 3 जो मराठा साम्राज्य के थे वो मराठा को मजबूत करने में सक्षम थे। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके बेटे बाजीराव नए पेशवा बना और उसके बाद एक और कुशल तथा सक्षम प्रशासक बालाजी बाजीराव पेशवा भी बने, यानी कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके बेटे बाजीराव तथा नया पेशवा बने और उनके बाद उनके सक्षम प्रशासक के रूप में बालाजी बाजीराव पेशवा भी पेशवा के रूप में नियुक्त किए गए। पेशवा ने गुजरात और मराठा से युद्ध उनके निजाम को उनके साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। निजामों में मराठा में एक संधि हुई, संधि पर हस्ताक्षर भी किए गए। वे मुगल सिंहासन के पीछे की शक्ति बन गए और उन्होंने मुगल बादशाह को कई क्षेत्रों में चौथ और सरदेश मुख्य जैसे करों को एकत्र करने का अधिकार दे दिया। यानी मराठा शक्ति में या मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेश मुख्य 2 कर लगाए जाते थे। इस समय के दौरान सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोसले जैसे शक्तिशाली मराठा परिवारों का भी उदय हुआ। बाद के पेशवा महान थे, इसलिए उन्होंने मराठों की शक्ति को बनाया। बाद के भी जो भी पेशवा थे बहुत ही शक्तिशाली थे, करता थे, इसलिए वो इन सब शक्तियों को बनाए रखे। अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी के विरुद्ध 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय हुई, मराठों का पतन हुआ। यानी अहमद शाह दुर्रानी के विरुद्ध 1761 में पानीपत का द्वितीय पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और मुगलों के बीच में, अफगान शासक के बीच में। अब मराठा प्रशासन में क्या क्या था? शिवाजी प्रशासन की केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने वाले सक्षम प्रशासक, इनकी प्रशासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लेकर के प्रजा की देखभाल करने के लिए प्रजावत्सल शासक के रूप में भी देखा और एक नीति के अनुसार इन्होंने बहुत अच्छी प्रशासन व्यवस्था को कायम रखा। राज्य व्यवस्थापक का प्रमुख था और उसे 8 मंत्री के मंत्रिपरिषद, जिसको कि अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री साम्राज्य के नागरिक और सैन्य मामलों के प्रमुख थे। सेना का प्रमुख सेनापति होता था। अन्य अधिकारियों में दाबिक थे जो विदेश नीति के प्रभारी थे तथा चित्र सचिव शाही पत्राचार के मामले देखते थे। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था और जिनका प्रशासन सूबेदार और उनके प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता था। प्रांतों को परगनों और गांवों जैसी इकाइयों में विभाजित किया गया था। साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव और गांव के प्रमुख पाटिल कहलाते थे। प्रशासनिक, राजस्व और वित्तीय कार्यों को देखते थे। प्रदेशों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था, जैसे स्वराज जो सीधे मराठों के अधीन था और मुगलई भूमि जो प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन के अधीन नहीं थी लेकिन उनके अधिकार को स्वीकार करते थे। 2 मुख्य कर थे, चौथ और सरदेश मुखी थे। कृषि मुख्य व्यवसाय था, इसलिए कृषि को राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया गया। मराठा द्वारा अपने क्षेत्रों को दुर्गीकृत किया गया। दुर्गीकृत करना यानी कि दुर्ग या किले से घेराबंदी करना। ग्वालियर की सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर जैसे मराठा सरदारों ने शक्तिशाली सेनाओं का गठन किया और मराठा साम्राज्य के विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। सिखों का मुगलों द्वारा दमन किया गया और वे अंग्रेजों के शासन के अंत में पंजाब में उतरे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें एक योद्धा समुदाय में बदल दिया। उन्हें खालसा और पंथ के समूह अथवा सिखों में भाईचारे की स्थापना की, जिससे समाज में एकता की भावना। खालसा के गठन के बाद सिखों की राजनीति व सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह के निधन के बाद सिख मजबूत हो गए, यानी कि गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद 1708 में सिख शासक लोग या सिख के लोग जो है वह आगे बहुत मजबूत हो गए। उन्होंने अपनी प्रशासन की स्थापना की और जब औरंगजेब के उत्तराधिकारी ने नियंत्रण लेने की कोशिश की तो उन्हें विद्रोह करना पड़ा। बंदा बहादुर ने सिखों के पहले विद्रोह का नेतृत्व किया और 1715 ईस्वी में दिल्ली में पकड़े गया और 1716 में उनकी हत्या कर दी गई। 18वीं सदी के अंतिम दशक में रणजीत सिंह सिखों के साहसी नेता द्वारा
सिख समूह को फिर से एक साथ लाया गया। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की और 1799 ईस्वी में लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की। उनके महान नेतृत्व में सिख जल्द ही एक स्वतंत्र राज्य बनाने में सक्षम। अवध सादात खान के नेतृत्व में अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यानी 1680 से लेकर के 1739 ईस्वी में अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। वे पहले शासकों में थे जिन्हें इतिहास में अवध के नवाब के रूप में जाना जाता है। सादात खान की बड़ी उपलब्धि जागीरों के आकार और जागीरदारों की संख्या कम करना था। उन्हें अवध के नवाब सूबेदार राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया, जिन्हें स्वतंत्र रूप से शासन करने का अवसर दिया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट फैजाबाद शहर की भी स्थापना किया। सादात खान ने फैजाबाद शहर की भी स्थापना की थी। 1739 ईस्वी में सादात खान के भतीजे दामाद सफदरगंज उनके उत्तराधिकारी बने, यानी सादात खान के उत्तराधिकारी सफदरगंज बने थे। सफदरगंज के शासन में अवध पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। लखनऊ जो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी, पहले अवधों के नवाब की राजधानी। लखनऊ जो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उस समय नवाबों की राजधानी हुआ करती थी। नवाब वाजिद अली शाह इस क्रम में अवध के अंतिम शासक थे, जिस पर 1856 में ब्रिटिश शासन द्वारा कुशासन के कारण अधिकार कर दिया गया। इसके बाद हैदराबाद राज्य को 1724 ईस्वी में मीर कमरुद्दीन खान द्वारा स्थापित किया। हैदराबाद राज्य को किसने स्थापित किया? 1724 में मीर कमरुद्दीन खान ने इसको स्थापित किया था, यानी इसको बनवाया था, जो मुगलों के अधीन दक्कन प्रांत को नियंत्रित करते थे। आसफ जाह को निजाम उल मुल्क का खिताब दिया गया था। उन्होंने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें मुगल शासक की अनुमति के बिना स्वतंत्र रूप से जागीर दी थी। उसने कृषि और उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए किसानों और शिल्पकारों को अनुदान दिए। उसके द्वारा स्थापित राजवंश हैदराबाद का आसफ जाही वंश कहलाया, यानी कि उनके द्वारा जो स्थापित राजवंश हैदराबाद में थे वो कौन से राजवंश थे? आसफ जाही वंश कहलाए। उसके उत्तराधिकारियों को निजाम के रूप में, और जितने भी उसके हैदराबाद में शासक हुए उनको निजाम के रूप से निजाम के नाम से जाना गया। बंगाल 1740 ईस्वी में बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में मुगल नियंत्रण से स्वतंत्र हो गया, जो मुगलों के अधीन बंगाल के राज्यपाल थे। मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया गया। उसके उत्तराधिकारी शाजाउद्दीन और अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला थे, जिन्होंने बंगाल पर राज्य किया। मुर्शिद कुली खान ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखा। विदेशी कंपनियों के व्यापार, विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए सड़क नियंत्रण बनाए रखा। अंतिम महत्वपूर्ण शासक सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने हरा दिया था। अतः हमने देखा कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और कई क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव के साथ भारत में ब्रिटिश शासन के उद्भव का मार्ग खुल गया। इस तरह से, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही कहा जाता है, प्लासी के युद्ध 1757 में 1764 में, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार बंगाल पर हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हो चुकी थी। तो आज हम लोग जो है इस लेसन में, यानी कि हिस्ट्री पार्ट में, नए राजनीतिक गठन यानी कौन कौन से नए, यानी हैदराबाद, अवध, मुगल का पतन किस तरीके से हुआ, उसके बाद राजपूत आए, राजपूत के बाद फिर मराठा वंश का उदय हुआ और मराठा प्रशासन किस तरीके से था, अष्ट मंत्रियों के देखरेख में शिवाजी ने किस तरीके से अपने प्रशासन को व्यवस्थित रखा था। और उसके बाद सिख आए, गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, पहले गुरु नानक से थे। उन लोगों का ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें कि सिखों के बाद अवध और हैदराबाद की स्थिति और बंगाल की स्थिति क्या थी, इसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। और इस लेसन को आप लोग अच्छी तरह से अपनी किताब खोल करके इसको पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके बहुविकल्पी प्रश्न, उसको अपनी किताब में पूरा करने की कोशिश करें।